नमस्कार। स्मार्ट खेती दिखाने के लिए आज मैं आपको एक ऐसे किसान से मिलवाने जा रहा हूं जो सौराष्ट्र में भावनगर के खोपाला गांव से हैं। आपके पास 15 एकड़ ज़मीन थी। ज़मीन में पानी नहीं था, ज़मीन में उत्पादन नहीं हो रहा था। ज़मीन से निराश होकर के वो वापस सूरत आ गए, लेकिन एक बार फिर वो अपनी ज़मीन में संभावनाओं को टटोलने पहुँचे। वहाँ उन्होंने कुछ बीज डाले, कुछ आइडिया लगाया और उन बीज की अहमियत को समझा। आज वो बीज का बड़ा कारोबार करते हैं। शायद 30 टन से भी ज़्यादा का कारोबार वो बीज का करते हैं। 1 किलो बीज 30,000 रुपया प्रति किलो से भी ज़्यादा का उसकी कीमत औसत अगर हम लगाएं तो वो है। आज करीब 150 करोड़ रुपए का टर्नओवर उनका साल भर का होता है। देश भर में उनका बीज जाता है, विदेशों में उनका बीज जाता है। 40,000 एकड़ ज़मीन पर उनका बीज प्रोडक्शन होता है। ये जो मेरे पीछे आप सागर हाउस देख रहे हैं, ये सागर हाउस ये मनसुख भाई की उस मेहनत का नतीजा है। एक बीज की ताकत से क्या आप परिचित हैं? उत्पादन और आय का सीधा संबंध है। उत्पादन और मार्केट की रणनीति तय हो तो आय भी बढ़ना तय है। लेकिन इन सब के पीछे छिपी है बीज की ताकत। ये कहानी है एक ऐसे किसान की जिसने बीज में अपने भविष्य को देखा और महज 5 एकड़ जमीन में अपनी लगन से वो कमाल कर दिया जिसने इन्हें करोड़पति बना दिया। जी हाँ, 5 एकड़ जमीन से 150 करोड़ रुपए का कारोबार। सुनकर हैरानी होती है, लेकिन ये सच है, पूरी तरह से सच। और इसे सच कर दिखाया है सूरत के एक किसान मनसुख भाई ने। परिवार ने साथ दिया, सब मिलकर विश्वास से आगे बढ़े और बढ़ते ही गए। आज उनके पास देश भर में 200 लोगों का स्टाफ है। सूरत में एक बड़ा सागर हाउस है। दरअसल मनसुख भाई ने हाइब्रिड सीड से अपनी यात्रा शुरू की। जब मदर सीड तैयार हो गया तो उससे बीज तैयार कराने के लिए खेतों में बोआया गया। अब इन बीजों को सुरक्षित रखने के लिए मनसुख भाई ने सागर हाउस में 300 टन क्षमता का एक बीज भंडार भी तैयार कराया है। मनसुख भाई, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया। सागर किंग के नाम से भी हिंदुस्तान के वे लोग जो तरबूज खरबूज की फसलें उगाते हैं वो मनसुख भाई पटेल को जानते हैं। ये सागर किंग का आइडिया ये कैसे आया और ये सागर किंग क्या है? और लेकिन इससे भी पहले मैं जानना चाहूँगा कि ये यात्रा कहाँ से शुरू हुई? पहले तो हमने एक MNC कंपनी का बीज खरीद के हमारे खेत पे लगाया था, वाटरमेलन का। और MNC कंपनी का फार्मरों के साथ जो बिहेव होता, आफ्टर सेल्स सर्विस, ट्रीटमेंट नॉलेज, तो मैंने 10 किलो बीज 36,000 के किलो के रेट से करीबन 3,60,000 का खरीदा था। मुझे कोई कोऑपरेशन नहीं मिला आफ्टर सेल्स ट्रीटमेंट के बारे में। तो किसान का बेटा था, सोच आई कि जो 1 एकड़ आधा एकड़ का किसान होगा, इनको तो कंपनी क्या हेल्प करती होगी। तो तब हम लोहे का कारोबार करते थे जर्मनी से। तो हमने सोचा ये कंपनी ताइवान की थी। तो जैसे सूरत में एक डायमंड की फैक्ट्री हुई 50 हो गई, तो ऐसे एक बीज वाला का 50 होंगे। तो मैं सर्च करने के लिए पहुंच गया ताइवान। वहाँ से मैं कुछ बीज मुझे अच्छे लगे, उसकी किस्म अच्छी लगी। वहाँ से हमने इंपोर्ट करके कारोबार शुरू किया। फिर ये सोच आई कि ये सारी रेवेन्यू, मुनाफा आखिर जाता तो फॉरेन ही है। हम खुद किसान के बेटे, हम कुछ ऐसा क्यों ना करें कि हम अपना खुद का बीज हमारी ज़मीन में, हमारी आबोहवा में पैदा करें, ताकि हमारी ज़मीनों को सूट करे, किसानों की उन्नति बढ़े। हमने एक्सपेरिमेंट शुरू किए। मेरा छोटा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है, लेकिन एक अच्छे ब्रीडर से भी ज़्यादा उसका इसके अंदर नॉलेज था। तो नई किस्म हमने पैदा की और मार्केट में हमने लॉन्च की। तो MNC कंपनियों से भी बढ़िया रिजल्ट हमारे बीज ने देना शुरू किया, जिससे किसानों की प्रोडक्शन बढ़ा। प्रोडक्शन बढ़ने से उसकी अर्निंग भी बढ़ी। आमतौर पर सामान्य तरबूज जब लोग लगाते थे और जब सागर किंग को लगाना शुरू किया तो प्रोडक्शन में कितना जनरल जो फॉरेन की कंपनियों का सीड था, मैक्सिमम बहुत अच्छा मौसम हो, बहुत अच्छी ट्रीटमेंट हो और ऊपर वाले की मेहरबानी हो किसान के साथ, तो मैक्सिमम 15 टन तक जाता था। जबकि हमने पहला जो मार्केट में लॉन्च किया करीना किंग, तो स्टार्टिंग से ही वो
मोर देन 22 मैट्रिक टन की उत्पादन देना शुरू किया। फॉरेन की कंपनियों का बीज में जड़ों में इतनी ताकत नहीं थी कि बिना मल्चिंग के वो कर सकते हैं। तो लेकिन जो करीना किंग हमने डेवलप किया उसकी जड़ें इतनी मजबूत थी कि जो गरीब किसान थे जो मल्चिंग का यूज़ नहीं कर पाते, जिसके लिए एफोर्ड करना मुश्किल था, उसको भी हमने गारंटी दी कि आप लगा के देखो, हम आपके साथ है कंपनी, आपको आफ्टर सेल सर्विस से लेके सेलिंग तक आपको मेहनत करेंगे। तो उस हिसाब से किसानों ने लगाना शुरू किया। तो बिना मल्चिंग भी करीना किंग, और इसके बाद हमने नई किस्म डेवलप की सागर किंग। तो सागर किंग में बहुत सारे किसान तो ऐसे हैं जो 45 मैट्रिक टन से भी ज़्यादा एकड़ पे उत्पादन ले चुके हैं। और कई किसान हमारे ऐसे हैं महाराष्ट्र के किसान भाई कि ये बोलते हैं कि सागर किंग लगाओ और 30 टन से नीचे पैदावार निकले तो तुम्हें तरबूज की खेती करने का कोई हक ही नहीं है, छोड़ देना चाहिए। हक ही नहीं है, छोड़ देना चाहिए। बिल्कुल। आज जो उनके पास बीज की वैरायटीज़ हैं, एक एक जो सब्जी है या एक एक जो ये बेल वर्गीय जो फसलें हैं उनमें कई कई वैरायटी हैं। 22 के आसपास वैरायटी उनके पास हैं। 4000 एकड़ पर उनका बीज का उत्पादन होता है और ये जब वहाँ से यहाँ पर आता है तो उसको यहाँ पर स्टोरेज किया जाता है। कैसे वो स्टोर होता है, यहाँ पर मनसुख भाई के परिवार, पूरा का पूरा परिवार इस काम में लगा है। सबके काम अलग अलग हैं। स्टोरेज के काम को कैसे मेंटेन करना है, इसको कौन देखता है, क्या उसकी ज़रूरत पड़ती है, क्या उसकी खासियत है, आइए देखते हैं। एक बीज की कीमत तुम क्या जानो। दरअसल ये जो आप मेरे हाथ में बीज देख रहे हैं, ये रॉयल किंग तरबूज का बीज है। इस बीज को जब एक उन्नत बीज बनाया जाता है तो इसके ट्रायल्स में एक ब्रीडर को, जो मनसुख भाई हैं, 4.5 साल से 5 साल से लेकर 10 साल तक का समय लगता है और यही उसके धैर्य की परीक्षा होती है। जब वो इस परीक्षा में पास होता है तो इसका मदर सीड तैयार होता है और ये मदर सीड फिर देश भर में जो उनके किसान हैं उन तक जाता है। वहाँ इसका उत्पादन होता है। 4000 एकड़ ज़मीन जो है इस तरह के उत्पादन के लिए रिज़र्व की गई है और तब वहाँ से किसानों से ब्रीड, ये सीड यहाँ तक आता है। यहाँ पर ये जो आप स्टोरेज देख रहे हैं, ये 300 टन की कैपेसिटी का स्टोर है और इसी से ये सारा का सारा जो काम है, कारोबार है, ये चलता है और इसे चलाता है एक किसान और किसान परिवार। ये जो पूरा प्रोसेस है यहाँ आने के बाद वो किस तरह से होता है उसे आप हमें ज़रूर बताइए। सबसे पहले जो सीड्स आता है वो नॉर्मल टेम्परेचर में ही रहता है, क्योंकि वो एक्चुअली आया भी नॉर्मल टेम्परेचर से। उसके बाद वो जाता है क्लीनिंग ग्रेडिंग प्रोसेस के लिए और उसके पहले सबसे पहले हम उसको करते हैं ड्राइंग। अगर मानसून है, समर और विंटर है तो हम उसको सन ड्राइंग करते हैं। बाकी हमारे पास ड्रायर मशीन है मानसून के लिए, तो उसमें हम ड्राई कर देते हैं ताकि ज़्यादा मॉइस्चर हो तो कम हो जाए। तो उसके बाद प्रोसेस होती है क्लीनिंग की, जो मतलब खेत से आता है तो हल्के पत्ते रहते हैं या फिर कुछ भी लकड़ी रहती है वो निकालते हैं, पत्थर निकालते हैं। उसके बाद सीड्स आता है कोल्ड स्टोरेज में। तो वहाँ पे वो क्या है, 1 सीज़न 1.5 सीज़न जैसा हमारा सीज़न रहता है वो क्लाइमेट के ऊपर रहता है, तो उसके हिसाब से सीड्स पड़ा रहता है। फिर जब सीज़न चालू होगी तो वापस कोल्ड स्टोरेज से मटेरियल बाहर निकलेगा और जाएगा कोटिंग के लिए। जो ऊपर दवाई का कोटिंग होता है ताकि पौधा छोटा हो तो उसको ज़्यादा डिजीज़ ना लगे, ऐसे वैक्सीनेशन टाइप बोल सकते हैं। उसके बाद वो जाएगा पैकिंग में और फिर नीचे डिस्पैच होगा। मतलब कोल्ड स्टोरेज में मटेरियल एक ही बार आता है, 2 बार लाएंगे, उसका टेम्परेचर प्लस माइनस होगा, वैसा नहीं होता है। आने के बाद वो नॉर्मल रहता है। और कोल्ड स्टोरेज से निकलने के बाद भी ऐसा होता है कि डायरेक्ट हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, हमें उसको 24 घंटे के लिए नॉर्मल टेम्परेचर में रखना पड़ता है। उसके बाद ये जो सीड है इस स्टोरेज में कितने दिन तक सेफ रह सकता है? वो सब क्रॉप का डिफरेंस है। मतलब आप कुकुम्बर टाइप का जो सीड्स है, कुकुम्बर है, मस्क मेलन है, उसको 5 साल कुछ नहीं होता है। वाटरमेलन है, उसको भी 3-4 साल आप रख सकते हो। कोई कोई सीड्स ऐसे है, मेरीगोल्ड के सीड्स है, तो वो 1 साल में भी खराब हो जाएंगे, कितना भी आप उसको संभाल के रखो। वो ये सब कैलकुलेशन आपने कैसे की है? वो सब डेटा रहता है, मतलब इतने साल से साइंटिफिक डेटा भी है। साइंटिफिक डेटा रहता है और वो कॉमन है।
मतलब वो ऐसा नहीं है कि हमारी कंपनी, और सब कंपनियां यही फॉलो करती है। और जो 15 सालों से 20 सालों से काम कर रही है तो उसको भी पता है कि कौन सा सीड्स कितने टाइम में मेरा खराब हो रहा है। तो उसके ऊपर से आपको खुद आइडिया आ जाता है कि कौन सा मतलब क्रॉप में कैसा फैमिली में होता है, कुकुम्बर फैमिली आ गई, कुकुरबिटी, तो उस हिसाब से चलता है कि कोई एक फैमिली वो 5 साल तक रह सकती है, कोई एक फैमिली वो 1 साल में खराब हो जाएगी, कोई सीड्स ऐसा है कि आप उसको जोर से फेंक नहीं सकते, आपने जोर से फेंका तो भी वो टूट के खराब हो जाएगा, उसको भी संभाल के। तो मतलब सब सीड्स के अलग 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 कैरेक्टर है, वो सब ध्यान में रख के चलना पड़ता है। मतलब जो बीज का कैरेक्टर है उस कैरेक्टर को समझ करके यहाँ पर उसको एक बच्चे की तरह रखा जाता है। ये जो आप बैग देख रहे हैं इसमें अंदर की तरफ एक कपड़े की लेयर है, कॉटन की लेयर है, उसके बाद एक पॉलीथीन की लेयर है और उसके बाद ये एक प्लास्टिक की लेयर है, और तब यहाँ पर उसको एक सेफ गार्ड दिया जाता है ताकि जब वो किसान के खेत तक जाए वहाँ पर वो सुरक्षित तौर पर उसकी ज़मीन में उग सके और वहाँ पर वो मंगल कर सके, खेत की उत्पादन क्षमता को बढ़ा सके और किसान की आय को भी बढ़ा सके। यहाँ पर हम आगे की तरफ चलते हैं और कुछ और कहानी जो है इस सफलता की उसे भी समझने की कोशिश करते हैं। मनसुख भाई के पुत्र ने विदेशों में पढ़ाई की, लेकिन जब बात नौकरी की आई तो उन्हें भी सागर बायोटेक ने नौकरी दी, जो इनके ही पिता की खड़ी की हुई कंपनी है। आज मनसुख भाई, उनके भाई, बच्चे सब एक ही कंपनी का हिस्सा हैं। इस कड़ी में हमारी नजर पड़ी यहाँ के सीड म्यूजियम पर, जहाँ सागर बायोटेक के जरिए अभी तक तैयार किए गए सभी तरह के बीजों के सैंपल रखे गए हैं। ये जो ब्रीडर हैं जिन्होंने इस तरह के बीजों को पूरे देश में यात्राएं कर करके इन्हें सहेजा है, उन्नत किया है और फिर उनको प्रिजर्व किया है। ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं यहाँ पर मनीष भाई और उनके परिवार ने करीब 22 फसलों की 250 वैरायटीज़ को यहाँ पर सहेज कर रखा है। ये उनकी पेरेंट लाइन है। ये पेरेंट लाइन क्या होती है? जैसे हम पशुओं में ब्लड लाइन कहते हैं, ऐसे ही वनस्पतियों में पेरेंट लाइन होती है। हम मनीष भाई से समझने की कोशिश करेंगे पेरेंट लाइन का मतलब क्या हुआ। ये पेरेंट लाइन क्या होता है? पेरेंट्स लाइन मीन्स क्या होता है कि जो एक हाइब्रिड बनाना है उसके लिए ज़रूरत पड़ती है मेल और फीमेल की। जो एक फीमेल हो या मेल हो, दोनों को कैरेक्टर अलग अलग है। जिस एक प्लांट का जो प्लांट है उसका वेजिटेटिव ग्रोथ, प्लांट का जो रेजिस्टेंस पावर वो अच्छा रहता है। दूसरी जो फीमेल है या मेल है जो हम यूज करने वाले हैं, उसका फ्रूट का कलर, फ्रूट की साइज, नंबर ऑफ फ्रूट जो अच्छे ज़्यादा लगते हैं, वो दोनों मिला के जो हाइब्रिड बनता है उसके लिए मेल फीमेल जो चाहिए वो उसको हम पेरेंट्स लाइन बोलते हैं। जो पेरेंट्स लाइन डेवलप करने में पहले हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन करते हैं। जबकि मैं अपनी बात करूँ कि अपनी कंपनी ने जो भी पेरेंट्स लाइन डेवलप किया है पूरे हिंदुस्तान में से ढूंढ ढूंढ के कोई एरिया में जहाँ स्पेशलिस्ट वैरायटी पहले बन रही थी वहाँ से हमने पुरखों लोगों के पास से पूछ के उसके पास से सिलेक्शन किया। सिलेक्शन के बाद हमने उसको क्लैरिफाई किया, कम से कम 8 से 9 बार हमने उसको सोइंग करके क्लियर किया है वैरायटी को। उसके बाद हमने उसका हाइब्रिड बनाया। हाइब्रिड में कभी क्या होता है, दो मेल फीमेल को क्रॉस करने के बाद जो हाइब्रिड आएगा उसका कैरेक्टर कैसा रहता है, वो अपने एरिया के लिए, अपने इंडिया के क्लाइमेट के लिए वो सूटेबल है कि नहीं, वो मेन है। एक बात ये भी है कि हिंदुस्तान में अब बेलवर्गीय सब्जियों में भी और ख़ासतौर पर फ्रूट प्लांट में भी जो विदेशी सीड हैं, मान लिया चीन की ज़मीन पर वो सोइंग किए गए, वहाँ पर डेवलप किए गए, या ताइवान में डेवलप किए गए, या फिर थाईलैंड में डेवलप किए गए, ये सीड भारत में आ रहे हैं। पॉपुलैरिटी भी खूब है, लेकिन कई बार किसान जो है उसमें गच्चा खा जाते हैं। भारत की ज़मीन में डेवलप हुए सीड और चीन की ज़मीन में डेवलप हुए सीड, इसमें कुछ अंतर मिलता है आपको? मिलता है ना, डेफिनेटली मिलता है। क्योंकि यहाँ पे जो पेरेंट्स मीन्स यहाँ का जो सीड्स है, वो सीड्स का क्या होता है कि डेवलपमेंट यहाँ हुआ है तो यहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से डेवलपमेंट होता है, वो नेचर है। नेचुरली जो डेवलपमेंट हमारा ही जो देखो ना, वेस्ट इंडीज़ में जाएंगे तो वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से वहाँ के जो ह्यूमन है उसके जो स्किन कलर है, उसका हेयर है, वो सब चेंजेस है, बिहेवियर भी चेंज। हाँ यस, तो वो हिसाब से सीड्स में भी वैसा होता है कि यहाँ के क्लाइमेट में जो बन रहा है ना, तो यहाँ के क्लाइमेट के सूटेबल रहेगा। जिससे क्या होगा कि कभी कभी हमने देखा है कि बाहर से जो सीड्स आता है वो ज़्यादा सेंसिटिव होता है,
तो उससे क्या होता है, किसान को सेंसिटिव ज़्यादा होने की वजह से सकिंग मीन्स पेस्टिसाइड्स का भी एक्सपेंस बढ़ता है, फर्टिलाइजर का भी एक्सपेंस बढ़ता है, और फिर उसको जो प्रोडक्शन है वो क्वालिटी प्रोडक्शन नहीं आता है और प्रोडक्शन लॉस होता है, जिससे फार्मर को जो प्रॉफिट होना चाहिए तो वो प्रॉफिट नहीं होता है। जबकि अभी जो कैश क्रॉप है, ये सब वाटरमेलन है, मस्क मेलन, चिली, टोमेटो, वो सब क्रॉप कैश क्रॉप है और उसमें सबसे ज़्यादा एक्सपेंस होता है। 3 महीने में फार्मर को अच्छा पेमेंट मिलता है, लेकिन उसके लिए बेसिकली ये जरूरी है फंडामेंटली कि जो सीड्स है वो अपने भारत के क्लाइमेट के लिए सूटेबल होना चाहिए, उसके हिसाब से स्ट्रांग होना चाहिए। अब मेरा तो एक प्रिंसिपल है, पर्सनली मैं बताता हूँ कि हमारे साथ जुड़ा हुआ कस्टमर को, फार्मर को प्रॉफिट कम होगा वो चलेगा, लेकिन कभी वो लॉस नहीं होना चाहिए। हम ऐसे ट्राई कर रहे हैं कि फार्मर को अच्छा से अच्छा जो स्ट्रॉन्ग प्लांट का कैरेक्टर है वैसे ही हम सीड्स देने की ट्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है उसका क्वालिटी प्रोडक्शन भी आएगा और मार्केट में उसका वैल्यू एडिशन करके उसका अच्छा प्रॉफिट भी बनता है। आज मैं बताऊं कि पहले फार्मर को 1 एकड़ के अंदर 6 से लेके 8 टन तक वाटरमेलन निकल रहा था और ज़्यादातर वो नदी नाले के बैक वाटर में बनते थे। जब से हमारी कंपनी ने पहले जो वाटरमेलन लॉन्च किया था तो लोगों को पता चला कि 20-22 टन इजीली वो 1 एकड़ के अंदर प्रोडक्शन आता है, जबकि पहले 6 से 8 टन मैक्सिमम 12 टन तक आते थे। और आज मैं बोलता हूँ कि अपनी कंपनी का 2-4 प्रोडक्ट ऐसा है जो एवरेजली 25 से लेके 35 टन, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे फार्मर है जिसने पर एकड़ 45 टन से लेके 47 टन तक माल निकाल रहे हैं। क्या बात है। मतलब कुल मिलाकर आय को 2 गुना नहीं 4 गुना भी बढ़ाया जा सकता है, प्रोडक्शन को 6 टन से बढ़ा करके 40 टन तक भी ले जाया जा सकता है। और ये सब किसी जीएम सीड के जरिए नहीं होता है, ये जस्ट उन्नत बीजों के से ये सब संभव हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं इसको आप आसानी से समझ सकते हैं कि ये पेरेंट लाइन क्या होती है। इसको और डिटेल में एक बार हम आपको समझाएंगे और साथ में ये भी बताएंगे कि एक हाइब्रिड कैसे तैयार होता है। हमने एक के बाद एक चरण को देखा और समझा कि किस तरह आने वाले बीज की सबसे पहले टेस्टिंग होती है। अगर बीज टेस्टिंग पर खरा उतरा, उसका जर्मिनेशन रेट अच्छा है, तो फिर शुरू होती है उसकी क्लीनिंग और ग्रेडिंग कुछ इस तरह। और अंतिम चरण में होती है बीज की पैकेजिंग, ताकि वो आप तक पहुंचाया जा सके। हाइब्रिड दरअसल में ये बीज के संवर्धन का वैज्ञानिक तरीका है जो समझने के लिए बहुत ही सरल है। हम फिर से एक बार बताते हैं। दरअसल एक ही फल या सब्जी की 2 अलग अलग किस्मों के बीज लेकर बोते हैं। फिर फल आने से पहले ही फूलों को कवर कर दिया जाता है। फल आने के बाद खोल दिया जाता है। ऐसा 9 सीजन तक किया जाता है, जिसमें दोनों सीड परिशुद्ध हो जाते हैं। 10वें सीजन में मेल और फीमेल डिसाइड किया जाता है। 10वें सीजन में ही फीमेल और मेल का क्रॉस कराया जाता है। 10वें सीजन में जो मिलता है उसे ही मदर सीड कहा जाता है। फिर मदर सीड के जर्मिनेशन की जांच होती है। बीज परीक्षा में पास हुआ तो अपनी ताकत दिखाने खेतों में बुवाई के लिए भेज दिया जाता है। हाइब्रिड की इस पाठशाला में हम मनीष भाई पटेल से हाइब्रिड की क्लास लेंगे और आप तक पहुंचाएंगे कि हाइब्रिड की ज़रूरत क्यों होती है और हाइब्रिड किसी पौधे को कैसे बनाया जाता है, बीज को कैसे हाइब्रिड बनाया जाता है, यानी उन्नत किस्म कैसे तैयार की जाती है। हाइब्रिड से जो फसल है वो एकदम अच्छी आती है। अच्छी मीन्स किसान को प्रोडक्शन ज़्यादा मिलता है और उसकी जो क्वालिटी है, क्वालिटी मीन्स कभी कोई फ्रूट की स्वीटनेस ज़्यादा है, लेकिन उसका जो टिकाऊपन बोलते हैं, जो उसको कीपिंग कैपेसिटी बोलते हैं, वो कम रहती है, जिससे क्या होता है दूर तक हम पहुंचा नहीं सकते। भारत के समझ लो कि गुजरात में माल मटेरियल बना है, कोई फ्रूट बना है, तो हम जम्मू तक नहीं भेज सकते थे पहले। लेकिन हाइब्रिड आने की वजह से क्या होगा, उसका स्वीटनेस भी अच्छा है, वो कीपिंग कैपेसिटी ज़्यादा होने की वजह से हम जम्मू से लेके यूरोप तक और सऊदी अरबिया तक हम माल भेज सकते हैं अभी के किसान। तो इसकी वजह से हमारा व्यापार भी बढ़ता है और दूसरे एरिया में जहाँ ये फसल नहीं होती है वहाँ के लोगों को अपना ये फ्रूट मिलता है और फसल मिलती है। हाइब्रिड मीन्स क्या है, 2 वैरायटी का क्रॉस करके नया सीड्स बनाना। मीन्स इसमें क्या होता है, एक वैरायटी है जिसका हमने प्लांट डाला है, तो उसका प्लांट का हम ऑब्जर्वेशन करेंगे
कि उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ कितना है, उसमें सकिंग पेस्ट का अटैक, वायरल डिसीज आता है कि नहीं आता है, उसका स्ट्रेंथ कितना है। दूसरा, उसमें फ्रूट का शेप कलर कैसा आ रहा है। जो हमें चाहिए ब्लैक में ओवल चाहिए तो उसका राउंड आ रहा है तो वो नहीं चलेगा, लेकिन ओवल शेप वाला हमने लगा दिया तो बाद में हम देखते हैं कि एक प्लांट के अंदर फीमेल फ्लावर है तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 5-6 आ रही है, नंबर ऑफ ब्रांचेस कम है, तो हम क्या करेंगे, दूसरा एक प्लांट जो है वो हम ढूंढेंगे और मीन्स जो हमारे पास है वो देखेंगे, उसमें नंबर ऑफ ब्रांचेस ज़्यादा है लेकिन उसमें फीमेल फ्लावर ज़्यादा है, फीमेल फ्लावर ज़्यादा है और स्वीटनेस ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, दोनों को क्रॉस करेंगे। एक प्लांट का मेल जो है दूसरे फीमेल फ्लावर के ऊपर क्रॉस करेंगे, उसका जो हाइब्रिड तैयार होगा तो वो दोनों जो पेरेंट्स प्लांट है उसका कैरेक्टर है जो हाइब्रिड में आएगा। हाइब्रिड से फार्मर को कम खर्च में ज़्यादा प्रोडक्शन आते थे। पहले क्या था, पहले प्रोडक्शन आता था जो अपने पुराने बीज थे जो हाइब्रिड नहीं थे, सदियों से चला आता था, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 टन माल निकलता था पर एकड़, जबकि हाइब्रिड आने के बाद कोई किसान को कम से कम 20 टन से लेके 35 टन एवरेज आ रहा है अभी, और कोई कोई किसान जो बड़े टेक्निकली साउंड है उसको 40 टन क्रॉस करके जाता है। एक तरबूज के बीज को हमें बनाना है, सागर किंग बनाया गया, करीना किंग बनाया गया, जो भी अलग अलग तरह के सीड होते हैं। आपने जब ये शुरू किया, कब शुरू किया और कहाँ शुरू किया और कैसे, वो इनिशिएटिव कैसे था? हमने जो शुरुआत की 2005 से हमने ट्रायल लेना चालू किया, जब हमने दूसरा एक क्रॉप लगाया था तो उसमें देखा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है और जो क्रॉप है वो बहुत सेंसिटिव है, तो सेंसिटिव है तो फेल होने का चांस मैंने बहुत देखा। मेरे एक एरिया में एक कंपनी ने बहुत सारा एरिया में लगवाया था 250-300 एकड़ में, जो 15 दिन के अंदर विल्टिंग का प्रॉब्लम, डाउनी पाउडरी का अटैक की वजह से वो पूरा क्रॉप खत्म हो गया, किसानों को लाखों करोड़ों का लॉस हुआ था। तो मैंने उस टाइम पे क्या देखा कि ये जो क्रॉप है, ये जो फ्रूट है, ऐसा फ्रूट तो मेरे पास वाले गांव जो है वहाँ जो नदी का बैक वाटर है उसमें पहले बनता था। तो वहाँ से मैं गया तो मैंने थोड़ा बहुत सीड्स का सिलेक्शन किया, बाद में उसको एक ही साल में, देखो वाटरमेलन या कोई भी क्रॉप हो, साल में लोग क्या करते हैं, एक बार बनाते हैं, लेकिन मैं तो एक किसान का लड़का हूँ, तो मैंने इंटरेस्ट लेके यही जो सीड्स है पूरे साल में मैंने फर्स्ट साल 4 बार बनाया था। क्या बात कर? 4 स्टेज पास कर लिया था मैंने। दूसरे साल 3 ही हुआ क्योंकि बारिश का पानी का कमी था, तो मैंने 2 साल के अंदर मीन्स 2.5 साल के अंदर उसका पेरेंट्स मैंने डेवलप कर लिया। और ऐसे ही मैंने जब उसका क्रॉस नहीं किया था, पेरेंट्स में ही मैंने देखा कि जो पहले वैरायटी चल रही थी उससे अच्छी क्वालिटी मिल रही है, लेकिन एक कमी उसमें ये थी कि नंबर ऑफ फीमेल फ्लावर, नंबर ऑफ जो फ्रूट है वो कम मिल रहे थे। तो मेरा दूसरा भी पेरेंट्स मैंने ढूंढा था जिसमें नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा था, तो मैंने वो दोनों का क्रॉस किया। तो मैं तो जब उसका हाइब्रिड आया ना तो मैंने रिच सर मेरे घर में हम दोनों ने एक छोटा सा खाने का वो रखा प्रोग्राम कि देखो आज हमारे पास बहुत अच्छी वैरायटी डेवलप मिल गया। यस, मिल गया, क्योंकि नंबर ऑफ फ्रूट ज़्यादा थे, उसका रेजिस्टेंस पावर ज़्यादा थे। पान का उसका जो लिप साइज है जनरली क्या होता है 6 से 8 इंच का लिप साइज आता है। सागर आया था कि करीना? करीना किंग आया था, तो 6 से 7 इंच का जो लिप साइज रहता है, जबकि मेरे खेत में वो 1.5 फीट तक का बना था, जिससे क्या होगा प्लांट इतना स्ट्रॉन्ग था, एक प्लांट पे 2 से लेके 5 किलो को 5-5, 6-6 फ्रूट सेटिंग हुआ था। सबसे बड़ी बात क्या थी, जो दूसरी वैरायटी थी जो हमने रेगुलर लगाई थी, इसमें उसका स्वीटनेस ज़्यादा था। और दूसरी बात, उस टाइम पे पर प्लांट को अच्छा फ्रूट सेटिंग करने के लिए और अच्छा फ्रूट साइज लेने के लिए 5 टाइम प्रूनिंग करना पड़ता था, जबकि हमने जो वैरायटी डेवलप किया उसमें प्रूनिंग करने की ज़रूरत नहीं थी। क्या संभावनाएं हैं भारत के युवाओं के लिए सीड के फील्ड में, क्योंकि करीब $5 बिलियन का सीड मार्केट हिंदुस्तान में हो गया है? नहीं, युवाओं को मैं इतना ही बोलूँगा कि मैं खुद एक इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं एक किसान हूँ। किसान पहले हूँ, पिताजी ने मुझे कभी खेत में नहीं जाने दिया, लेकिन इंटरेस्ट और पॉसिबिलिटी मैंने देखा कि अपना जो हिंदुस्तान है पूरा एग्रीकल्चर बेस्ड अपना बिजनेस है, तो हम उसके ऊपर कंसंट्रेट करेंगे तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है, जिससे जैसे कि हम आज 2005 में स्टार्ट किया था एक छोटा सा ट्रायल के हिसाब से, तो आज हम पूरे हिंदुस्तान में काम करते हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ सीड्स इंडस्ट्रीज के साथ जो क्रॉप रेडी होता है
उसका भी वैल्यू एडिशन होके मस्त अच्छा पैकिंग करके आप फॉरेन भी भेज सकते हैं, जिससे क्या होगा एक माने प्रोडक्शन और मार्केटिंग दोनों पर बराबर ध्यान रखना। बरोबर ध्यान रखेंगे तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ये एग्रीकल्चर फील्ड में है। जैसे कि आप ग्लोबली देखेंगे तो आज हमारा जो वाटरमेलन है सऊदी अरेबिया भी जा रहा है, और हमने अभी 2-3 मस्कमेलन में वैरायटी जो लॉन्च किया है वो यूरोप तक गया है। यूरोप से भी आज हमारे मस्कमेलन की वैरायटी की डिमांड है। हमारा जो एक्सपोर्टर है वो बोल रहा है कि हमें सीड्स दीजिए, हमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके सोइंग करवाएंगे फार्मर को। और हमने तो और भी एक नया तरीका ढूंढ निकाला है कि जो पोली हाउस में बनाते हैं, हैंगिंग करते हैं, वो खर्च भी कम करने के लिए हमने एक प्लास्टिक का डिश बनाया है जिसके ऊपर फ्रूट रख के कैप पहना दो तो क्या होगा, उसको सकिंग पेस्ट का अटैक कुछ नहीं आएगा, तो पूरा हैंगिंग का जो किसान का जो खर्च है वो बच जाएगा और लो कॉस्ट में हमारा मटेरियल रेडी हो जाएगा, तो फार्मर को ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा। तो वो हिसाब से अगर आप पॉसिबिलिटी देखेंगे इसमें अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। तो मैं तो ये बोलता हूँ जो इंटरेस्ट लेके अगर इसमें काम किया तो इसके जैसा कोई फील्ड नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और एक बात ज़रूर कहने के लिए मेरा भी मन हो रहा है, अगर आप एक फादर हैं और किसान भी हैं और अगर आप अपने बच्चों को खेत पर जाने से रोक रहे हैं, खेती में इंटरेस्ट लेने से रोक रहे हैं, तो शायद आप गलत हैं, क्योंकि आपको ये सीख मनीष से भी लेनी चाहिए, आकाश से भी लेनी चाहिए। ये सीख आपको जो बाकी उनका परिवार है, 4 भाई हैं, उनके बच्चे हैं, वे सारे के सारे खेत, खेती, बीज और इसका विस्तार, इसी में वो लगे हैं और ये विस्तार उनके परिवार को भी एक तरह से पूरी तरह से वो हर तरह की सुरक्षा प्रदान करता है, देता है। तो इसलिए मेरा यही कहना है कि आप, ये कोई मिसाइल टेक्नोलॉजी नहीं है। निश्चित तौर पर हो सकता है 2 दिन, 3 दिन या 3 महीने का कोई एक कोर्स हो सकता है, लेकिन आप अगर इस फील्ड में आते हैं और आप अपने यहाँ की कोई स्पेशल चीज़ उसको पकड़कर अगर बैठ जाते हैं तो निश्चित तौर पर एक दिन आएगा जब आप भी इस बीज की परीक्षा में पास होंगे और निश्चित तौर पर सफलता आपके कदमों को चूमेगी। अगर आप भी कोई इनोवेटिव आइडिया रखते हैं, आपने भी अपने खेत पर कोई इनोवेशन किया है, तो जाहिर तौर पर आप हमें बताइए, हम आएंगे आपके खेत तक और दुनिया को दिखाएंगे आपकी स्मार्ट खेती।